हे वाला भी लवली लिसनर्स आ चुके हैं आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि आशी जो बेफिक्र होकर ब्लैंकेट के अंदर छुप कर सो चुकी थी, मगर अभी उसे इस बात की खबर नहीं थी कि कोई उसे बड़ी सी स्क्रीन पे आराम से बैठकर देख रहा है, जब तक वह पूरी तरह से नींद की आगोश में नहीं चली जाती। एक शख्स जो सोफा पर बैठे हुए अपने पाँव को टेबल पर चढ़ाए हुए आशी को ही देख रहा था, जब तक वो पूरी तरह से नींद के आगोश में गुम नहीं हो गई थी। वो शख्स आशी को देखते हुए कहता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तुम। तुम्हारी ये स्ट्रेंथ पावर एक एक करके ऐसे खत्म करूंगा ना मैं, कि तुम्हें भी एहसास नहीं होगा कि तुम इतनी कमजोर कब बन गई। जितनी उड़ान भरने की कोशिश करती हो, मैं उतना ही तुम्हारा पर काट दूंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी थी तुमने। तुम्हारी वजह से मेरी पार्टी के सारे मेंबर्स की रेपुटेशन खराब हो गई। तुम चाहती तो उसे एकांत जगह पर भी ले जाकर मार सकती थी, मगर नहीं, तुम्हें तो पूरी पब्लिसिटी करनी थी ना। जब से तुम्हें फर्स्ट टाइम फाइट करते हुए देखा है ना, आई स्वेयर अश्विनी जी, पहली बार किसी लड़की पर दिल आया है मेरा, और उसकी जिंदगी बर्बाद करने का मजा ही कुछ और होगा। मेरे अभी असली चेहरे से वाकिफ नहीं हुई हैं आप। जिस दिन हो जाएंगे, आपके अंदर की सारी चर्बी अपने आप निकल जाएगी। माय फ्यूचर वाइफ। और ये बोलकर वह स्क्रीन को ऑफ कर देते हैं। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि आर्यांश रायजादा ही थे, जो अपने बगल में रखे साइड टेबल पर से एक सिगरेट अपने बॉक्स से निकालते हैं और उसको जलाकर उसकी एक कश अपने मुंह में लेते हैं, और फिर उसका धुआं उड़ाते हुए आशी को याद करते हुए कहते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर की सारे पावर को उड़ाकर कहीं फेंक दूंगा मैं। तुम्हारे अंदर की इस ताकत को तुम्हारे शरीर से निकालना बहुत जरूरी है, और उसके लिए तुमसे शादी करना बहुत जरूरी है आशी जी। अगली सुबह आशी जो बिंदास होकर आराम से 9 बजे सोकर उठा करती थी, ये कभी 10 और 11 भी बज जाया करता था। डिपेंड करता था कि आशी रात में कितने बजे सो रही है। लगभग 9 बजे आशी की नींद अपने आप ही खुलती है, और वो अपने बेड से उठते हुए एक जोरदार अंगड़ाई लेते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शहर, मेरे नवाबों के शहर लखनऊ। आपका मैं करती हूँ फिर से स्वागत। और आज देखिए किसकी बजने वाली है मेरे हाथों से बैंड। और ये बोलकर वो खुद को एक बार शीशे में देखती है और अपने बाल को इधर उधर झटकते हुए कहती है, ये बाल कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो रहे मेरे, लगता है फिर से कटवाना पड़ेगा। और ये बोलकर वो खुद को शीशे में हाई फाई देती है और फिर रूम से बाहर चहकते हुए बाहर निकल आती है। वो अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए सुबह सुबह किचन में अपनी मम्मा से मिलने जाती है। वहीं उसकी मॉम जो बैठकर उसके लिए और साथ ही पूरे घर के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। आशी जो उन्हें पीछे से पकड़ते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मी। और ये बोलकर वो उनके गाल पर धीरे से किस कर देती है। वहीं उसकी मॉम सुरभि जी जो उस पर नाराज होते हुए कहती हैं, लड़कियों वाले कोई लक्षण नहीं है इसके अंदर। सुबह सुबह सारी लड़कियां नहाकर सुबह सुबह तैयार हो जाती हैं, और तू है, और ये क्या हुलिया बना रखा है, शर्ट पैंट पहन करके पता नहीं कौन सा मजा मिलता है तुझे। जाकर के कोई लड़कियों वाले कपड़े खरीद कर आ। काव्या को देख कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, और एक तू है मर्दानी जैसे कपड़े पहनकर घूमती है। सुरभि जी की बात सुनकर आशी अपने बाल को थोड़ा झटकते हुए कहती है, आपको नहीं लग रहा कि मुझे बाल कटवा लेने चाहिए सैलून में जाकर, कुछ ज्यादा ही बड़े हो रहे हैं। सुरभि जी जो इस वक्त फ्रूट्स काट रही थी, वो उसी चाकू को आशी के सामने लाते हुए कहती हैं, जान लेना अगर तुमने बाल फिर से कटवाए तो भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं, और तुम उसे फिर से नहीं, इस बार अगर तुमने बाल कटवाया ना तो जान लेना। आशी जो कहती है, हो मतलब मेरी तरह हो गई है मेरी मम्मी जी। बस ऐसे ही देखना चाहती हूँ आपको, एकदम कट्टर बन के रहा करो, और ये सिर्फ मेरे सामने नहीं, पापा के सामने भी कट्टर बन के रहा करो। अगर वो कुछ बोले ना
तो आप उनको 5 बोल करके सुना दिया करो। दबने का नहीं माँ, मैं हूं ना आपके साथ। सुरभि जी जो कहती हैं, तुमने तो बस पूरा घर को अखाड़ा ही बना रखा है, हर जगह बस तुम लड़ाई ही करवाती रहो। कि तभी पीछे से उसके डैड जो आते हुए कहते हैं, क्या चल रहा है माँ बेटी में। वहीं सुरभि जी जो आशी से परेशान होते हुए कहती हैं, देख लीजिए क्या चल रहा है इस लड़की का, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि मिनिस्टर जी ज़्यादा दिन तक इसके साथ टिकेंगे। जिस दिन असलियत पता चल गई ना उन्हें, पक्का छोड़ देंगे। आशी जो कहती है, हैं सच्ची? अगर उन्हें मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे छोड़ देंगे? और ये बोलकर वो एकदम से खुश होते हुए अपने डैड से कहती है, आप मुझे हमारे मंत्री जी का एड्रेस बता सकते हैं? कहाँ रहते हैं वो महान प्राणी? सुरभि जी की बात सुनकर आशी के डैड भी अब पूरी तरह से चैतन्य हो चुके थे और वो आशी से कहते हैं, नहीं, हम नहीं बताएंगे तुम्हें उनका घर। उस सज्जन के घर जाकर न जाने कौन सा तूफान मचाओगे तुम, और इतना मुश्किल से जो रिश्ता मिला है वो भी हाथ से निकल जाएगा। और ये बोलकर वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि तभी आशी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, ये रिश्तेदारों ने ना आप लोग के दिमाग में बस रिश्ता 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 भर रखा है। वैसे ये कचरा बाहर निकाल कर फेंक दीजिए। जो गलती आप दोनों ने कर ली है ना, ये शादी के कदम उठा करके, वो गलती मैं नहीं करने वाली। सुरभि जी जो कहती हैं, हाँ, और उसी गलती के नतीजे है तू, न जाने कहाँ से पैदा हो गई। आशी जो सुरभि जी को बगल से पकड़ते हुए कहती है, वैसे कारनामे तो आप ही लोगों के हैं, अब गलतियां आप लोग मुझ पर चाहे कितना भी दे दें, है कि नहीं। और ये बोलकर वो वहां से हंसते हुए निकल जाती है। सुरभि जी जो कहती हैं, देख रहे हैं कितनी बेशरम हो गई है, लड़कियों जैसे ना लिहाज ना शर्म ना कपड़े ढंग के। आज जाकर के कपड़े खरीद कर लाओ तुम, ये सारे शर्ट में तुम्हारे फाड़ के फेंक दूंगी, बता रही हूँ। आशी जो अपने बाल को इधर उधर फिर से लहराते हुए कहती है, मैं तो जा रही हूँ बाल कटवाने, पहले आप वो रोक कर दिखा दो। और ये बोलकर वो अपने छोटे भाई को ढूंढते हुए कहती है, ओ सीनू के बच्चे किधर है, चलेगा सैलून? मस्त विराट कोहली वाले हेयर कट कटवाएंगे। सीनू जो अपनी दीदी के पास आते हुए कहता है, सच्ची दीदू प्लीज मेरा भी विराट कोहली वाला कटवाना, मुझे बहुत पसंद है। कि तभी वो उसके सर पर मारते हुए कहती है, तेरा नहीं अपना कटवाऊंगी। तेरा क्यों कटवाऊंगी? और तेरे कौन से बाल बड़े होने हैं, तेरे तो वैसे भी छोटे छोटे हैं। और वैसे भी अभी विराट कोहली वाला कट लेकर करेगा क्या? अभी नहीं मिल रही तुझे अनुष्का, उसके लिए पहले बड़ा इंसान बन, समझा? हर जगह बस सुंदर बनने का फिक्र रहता है सबको। और फिर वो सीनू को पूरी तरह से निराश करके रूम में भाग जाती है और बाथरूम में जाकर तैयार होना शुरू कर देती है। उसका ये डेली का रूटीन हुआ करता था। वो बस सुबह उठा करती, तैयार होकर के बस फुर्र से बाहर निकल जाया करती। ना तो उसे नाश्ता पानी से कोई लेना देना था, ना तो कोई घर के काम से। उसे अपना एक कैफे शॉप खोलना था, जिसकी वजह से वो बार बार उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी। वो हर छोटे से छोटे कैफे शॉप में जा करके पता करती थी, हर एक बजट के बारे में कोशिश करती थी जानने की, छोटी से छोटी बातों को नोट करती थी। थोड़े ही देर में वो तैयार होकर बाथरूम से बाहर निकल जाती है। सुरभि जी जो डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाते हुए कहती है, आ जाइए महारानी जी, कुछ खा तो लीजिए, कम से कम सुखंडी होती जा रही हैं। आशी जो ऊपर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे मैं तो पराई धन होने वाली हूँ ना, मुझे क्यों खिला रहे हो? मुझे तो भेज रहे हो किसी और के घर, मैं ही खाऊंगी अब ठूस ठूस के, सूनप्रखा बन जाऊंगी वहां खा खा करके। रहने दो आप लोग, मुझे नहीं खाना। वो थोड़ी नाराज आवाज में बोलती है। तो उसके पापा जो सुरभि जी को देखकर कहते हैं, हमारी बेटी वहां खुश तो रहेगी ना, वो लोग बड़े इज्जतदार घराने के लोग हैं, मुझे नहीं लगता कि आशी वहां पर एडजस्ट कर पाएगी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें सोच समझकर हमारे बच्चे के रिश्ते करने चाहिए? सुरभि जी जो कहती हैं, कौन सी जगह इसका रिश्ता टिकेगा, और वो तो मिनिस्टर जी की मेहरबानी है हम लोगों पर। और कितने महान है वो, जो कल इसके कारनामे देखने के बावजूद भी इस रिश्ते के लिए मना नहीं किए। देखिए आप झूठ में परेशान हो रहे हैं और खामखा मुझे भी परेशान कर रहे हैं। इस बात का कोई तुक ही नहीं बनता कि अब हम अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और पूछने जाए। पूरे शहर में तो इसने तबाही मचा रखी है, हर लड़के इससे डरते हैं। और लड़के तो छोड़िए, मैंने तो देखा 3-4 गुंडे जैसे लड़के थे, ऐसे हट्टे कट्टे, वो भी इसको देख करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिए। ऐसी तो है आपकी बेटी, ना जाने कौन से गुंडे खानदान से पैदा हो गई है, हमारे खानदान में तो ऐसा कोई नहीं था। आशी जो उनकी खुसुर फुसुर सुनते हुए कहती है, सब सुनाई दे रहा है मुझे,
गुंडी बोल रही हैं आप मुझे? और ये बोलकर वो डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। सारे लोग जहाँ चेयर पर बैठकर आराम से इंसानों की तरह खाना खाया करते थे, वहीं आशी के अंदर तो ये गुण ही नहीं था। वो तो किसी जानवर की तरह तुरंत ही टेबल पर आकर बैठती और कहती है, क्या बना है खाने में? सुरभि जी जो कहती हैं, ओट्स खा लो या फ्रूट्स खा लो, जूस भी पी लो, थोड़ा फायदा करेगा। कि तभी आशी के पापा जो उससे कहते हैं, अब ऐसे प्रोटीन भरे खाने खिलाओगी तो तुम्हारी बेटी गुंडी तो बनेगी, अब ऐसे तंदुरुस्त बन जाएगी तो मार पीटी तो करेगी, पहलवानी वाले तो खाने खिला रही हो तुम इसको। आशी जो कहती है, वाह पापा जी, बिल्कुल सही बोला आपने, ऐसे रूखे सूखे खाने मत खिलाया करो, पिज्ज़ा बर्गर कुछ ऐसा खिलाया करो ना, एकदम टेस्टी टेस्टी। उसकी मॉम जो कहती है, टेस्टी टेस्टी, बस खाना ही सीख, बनाना तो आता नहीं तुझे। आशी जो टेबल पर पालथी मारकर सुरभि जी के सामने बैठकर कहती है, अरे मुझे क्या जरूरत है बनाने की, होंगे नहीं मंत्री जी के घर पर काम करने वाले, हमारे लिए खाना पका करके हमें सामने रख के देंगे, और वो भी जो कहूँगी वो देंगे, आपकी तरह नहीं कि ये नहीं दूंगी, पिज़्ज़ा नहीं बना सकती हूँ, बर्गर नहीं, वो तो बिल्कुल खाने नहीं तुम्हें, ऐसा नहीं करेंगे वहाँ पर। सुरभि जी पहली बार आशी की बात से खुश हुई थी। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर हो गया? आशी जो कहती है, हाँ जी, घंटा मंजूर हो गया, मुझे कोई मंजूर नहीं है, मैं तो बस ऑप्शन दे रही थी आपको कि आप अच्छे अच्छे खाने बना करके मुझे खिला दिया करो, वरना ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शन की कमी है, मतलब और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ मैं खा सकती हूँ अच्छे अच्छे खाने। कि तभी उसके फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। वो फ़ोन उठाकर कहती है, हाँ बहन तैयार हो गई? दूसरी तरफ से काव्या जो कहती है, तेरा तो सुबह से बस उठकर यही काम होता है, मुझे डांट सुनवाना, तुझे पता है मम्मी ने मना किया तेरे साथ रहने से। आशी जो कूद कर टेबल से नीचे उतरते हुए कहती है, आंटी जी तो खामखा परेशान हो गई हैं, जब से तुम्हें गर्लफ्रेंड बोल दिया ना, उन्हें लग रहा होगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। जैसे ही सुरभि जी और साथ ही आशी के डैड ये सुनते हैं, वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे को देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं कि आखिर इनकी बेटी ये कौन से नए लफड़े में पड़ गई। आशी जो काव्य को रिलैक्स करते हुए कहती है, अरे तो टेंशन नहीं ले, मेरे घर की खिड़की और तेरे घर की खिड़की में ज़्यादा अंतर नहीं है, तू बोल तो मैं तेरे घर की खिड़की में आ जाऊंगी, फिर वहाँ से तुझे पकड़ के अपने घर की खिड़की पर ले आऊंगी, फिर मेरे घर पे आ जाना, तो उसके बाद से हम निकल चलेंगे। काव्या जो कहती है, यार आर यू श्योर कि तो इंसान है, बंदर तो नहीं है ना? आशी जो हंसते हुए कहती है, वैसे तो हमारे एंसेस्टर तो बंदर हुआ करते थे, वो बात अलग है कि तुम लोग में उनका फीचर थोड़ा कम है, हमारे अंदर थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा चल चल, अब ज़्यादा नाटक नहीं, जल्दी से तैयार हो जा, वो नए वाला जो कैफ़े शॉप खुला है ना, उस पर जाकर के आज बात करनी है मेरे को। और हाँ, मैं सोच रही हूँ आज अपने धन्नो को नहीं ले चलूँगी। एक मिनट। और फिर वो काव्य से कहती है, तू जल्दी से तैयार हो, मेरे दिमाग में भी कुछ आ रहा है, मम्मी। और ये बोलकर वो तुरंत ही सुरभि जी के पास आते हुए कहती है, मेरी धन्नो कहाँ है? वो मिनिस्टर जी बोले थे कि आ करके दे देंगे धन्नो, कहाँ है मेरी धन्नो, दिख तो नहीं रही। सुरभि जी जो कहती हैं, जब ऑलरेडी नई कार घर में खड़ी है तो उस पुरानी खटारी कार को तुम्हें यूज करने की क्या जरूरत है? हर काम तुम्हें बेवकूफों वाला करना होता है और हमेशा अपने पापा की नाक कटवानी रहती है। आशी जो उनको उंगली दिखाते हुए कहती है, देखो मम्मी, हर बात को मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे धन्नो के बारे में कुछ मत बोलना, ओल्ड है मगर मेरी गोल्ड है वो, और वैसे भी पापा की नई कार में वो मजा कहाँ जो उस प्यारी सी खूबसूरत सी खटारे में है। जब वो आवाज करते हुए चुई 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 चलती है ना, आहा कितना मजा आता है। आप उसमें बैठ के देखो तो सही, स्वर्ग की अनुभूति होती है। और वैसे भी उससे मेरा दिल लग गया, अब मैं ना जाने दूंगी अब उसे। डैड आपको पता है कहाँ है? उसके डैड जो कहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो पागल ही हो जाऊंगा इस लड़की से। और ये बोलकर वो अपने आधे नाश्ते को ही छोड़कर वैसे ही वहां से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं सुरभि भी अपनी मॉम से कहती है, टेंशन मत लेना, आज धमाका थोड़ा कम ही करूंगी, काम से जा रही हूँ, ठीक है, परेशानी होना। हाँ लेकिन अगर लड़के बदतमीजी वगैरह किए तो। कि तभी सुरभि जी जो कहती हैं, तुम्हारे साथ और कोई बदतमीजी? बेटा मुझे सबका पता है और तुम्हारा भी अच्छे से पता है बदतमीजी कौन शुरू करता है। वहीं आशी जो कहती है, अरे अरे ऐसा नहीं मम्मी, मैं तो बस लोगों को बचा कर समझा कर उन्हें सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, बस मेरा मिशन यही है, लोगों को सुधारना। उसकी मम्मी जो उसके सर पर मारते हुए कहती हैं, अगर ये मिशन थोड़ा खुद पर भी अप्लाई करके खुद को भी सुधार लेती ना बेटा, तो मेरा बहुत ज्यादा बोझ हल्का हो जाता। आशी जो कहती है, आप भी ना मम्मी, ताने मारने में ना मतलब एकदम सासू माँ से कम नहीं हुआ।
और ये बोलकर वो वहां से भाग जाती है। काव्या भी जैसे तैसे करके चोरी चोरी अपनी मम्मी से बाहर निकल आती है कि तभी आशी जो कहती है, यार अपनी धन्नो वो तो आई नहीं, क्या करें। काव्या जो कहती है, तेरी धन्नो वो तो कल वहीं हाईवे पॉइंट पर थी ना, क्यों आई क्यों नहीं। जीजू ने तो कहा था कि वो, उसने इतना बोला ही था कि वो उसके बाल को खींचते हुए कहती है, तेरे सारे बाल उखाड़ लूंगी मैं। जीजू को ना, कोई जीजू वीजू नहीं है तेरे। और सुन, शादी नहीं करनी मेरे को, भागना है मेरे को। बस सोच रही हूँ जल्द से जल्द ये कैफे शॉप का सारा नाटक खत्म कर दूं और जैसे तैसे करके ना पैसों का इंतजाम कर लूं। काव्या जो कहती है, वैसे पैसों का इंतजाम बाद में करेंगे, लेकिन अब ये धूप 9 बजे इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई है, चले। आशी जो कहती है, यार अपनी धन्नो कहाँ होगी, एक बार मिनिस्टर को कॉल कर। काव्या जो कहती है, अच्छा अच्छा जी, तो मतलब मैं कॉल करूँ। हाँ, आपके होने वाले पति देव हैं, मेरे नहीं, मेरा फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो इस वक्त बिजी होंगे। आशी जो कहती है, मुझसे ज़्यादा तो तू उनके बारे में जानती है काव्या जीजी, अब चुपचाप से कर, नाटक नहीं कर। काव्या जो कहती है, बहुत ही ज़्यादा डायन है तू। और ये बोलकर वो ज़बरदस्ती मंत्री जी को फ़ोन मिलाने लगती है, यानी कि अपने जीजू को। दूसरी तरफ से फ़ोन तुरंत ही उठ जाता है। काव्या जो खुश होते हुए कहती है, थैंक यू, आपने इतना जल्दी फ़ोन उठा लिया। और ये बोलते बोलते वो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा भी रही थी और साथ ही ब्लश भी कर रही थी। वहीं आशी जो उसके पीठ पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, काम की बात बोलना। उसने इतना तेज़ मारा था कि काव्या जो 3 से 4 कदम आगे जाकर लुढ़क जाती है कि तभी आशी जो उसे पकड़ते हुए कहती है, ठीक से खड़े होकर के चुपचाप से बात कर कि मेरी धन्नो कहाँ है। काव्या जो उस पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हुए अपने कान से फ़ोन हटाकर उसके हाथ में थमाते हुए कहती है, तू खुद कर ले बात, मुझे नहीं करना। और ये बोलकर वो वहां से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। वहीं अब आशी को मजबूरन मंत्री जी से बात करना ही पड़ता है, क्योंकि धन्नो का सवाल था और वो उसकी फेवरेट थी। वो जैसे तैसे करके कान पर फोन लगाते हुए एक कड़क आवाज में कहती है, मेरी धन्नो कहाँ है। आपने तो कहा था कि मेरी धन्नो कल ही रात में मेरे घर पहुंच जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है, गायब है वो। माना कि आप इंडियन गवर्नमेंट से हैं और देर काम करना आपकी जिम्मेदारी है और आपका धर्म भी है, लेकिन मेरी धन्नो के लिए ये सब फालतू काम नहीं सहूंगी मैं। चुपचाप से मेरी जल्दी से जल्दी मेरे धन्नो को मेरे घर पर वापस लाइए। वो लगातार फ्लो में बोली ही जा रही थी कि तभी दूसरी तरफ से आर्यांश जो अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, देखिए आशी जी, इस वक्त मैं ज़रूरी मीटिंग में हूँ, आपकी धन्नो के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात कर लें। उन्होंने ये बहुत ही धीरे बोला था, क्योंकि इस वक्त वो सच में काफ़ी लोगों के सामने बैठे हुए थे। आशी जो दूसरी तरफ से गुस्सा करते हुए कहती है, मीटिंग में तो मैं क्या करूं, मेरी धन्नो, मैं यहाँ पर सड़क पर वेट कर रही हूँ अपनी धन्नो का, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अभी के अभी मेरे सामने चाहिए तो चाहिए। और ये बोलकर वो एकदम से जिद पर अड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ से आर्यांश उसे फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, देखो आशी, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें ज़रूरत होगी अभी, लेकिन तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँचवा दूंगा। आशी जो कहती है, आप ये बताइए ना कि है कहाँ पर, धन्नो को मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, बस आप मुझे लोकेशन बताइए, मैं खुद लेकर आऊंगी उसे। मिनिस्टर जी जो कहते हैं, अच्छा तो ठीक है, फिर मेरे घर आ जाओ। आशी जो कहती है, एक तो मेरी धन्नो को मेरे घर वापस नहीं पहुंचवाए, ऊपर से मुझे घर बुला रहा है, क्या इरादे हैं आपके, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। आशी की बात सुनकर मंत्री जी को थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और ये चीज़ वहां पर बैठे सभी लोग नोटिस कर रहे थे। अब उनके सामने किसी और की तो बोलने की कुछ हिम्मत नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से पूरा मीटिंग उन्हीं के बातों को ध्यान से सुना जा रहा था और पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। आर्यांश जो कहते हैं, अपनी बीवी पर गंदी नजर कैसे डाल सकता हूँ मैं, कुछ भी बोल रही हो। मैं ये बताना चाह रहा था कि मेरे घर पर ही है तुम्हारी धन्नो। आशी जो कहती है, और मेरी धन्नो आपके घर पर कर क्या रही है बेचारी, हे भगवान, कहीं आपने उसे दहेज के नाम पर ले तो नहीं लिया। देखिए, धन्नो को तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकती, और ये शादी क्या लगा रखा है, कोई शादी वादी नहीं हो रही हमारी, मम्मी पापा ने फिक्स कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तैयार हो चुकी हूँ। मुझे मनाने में ना जन्मों लग जाएंगे, मैं ना मानने वाली, मैं आ रही हूँ अपनी धन्नो लेने के लिए। और ये बोलकर वो बिना आर्यांश की बात सुने ही फोन कट कर देती है। जहां आर्यांश की आवाज पर सारे मिनिस्टर और अच्छे पोस्ट के लोग भी कांप जाया करते थे, वहां पर खुद ही मिनिस्टर किसी की बात को सुनकर थोड़े नाराज से हो गए थे, जैसे आशी की बात से उन्हें थोड़ी तकलीफ हुई हो, और चुपचाप वो जिस तरह से आशी की सारी डांट सुन रहे थे,
सारे लोग इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और आपस में गॉसिप करते हुए कहते हैं, मंत्री होंगे ये घर के, लेकिन बीवी के सामने भाई ना ना ना, एक बोली ना निकली ठीक से। वहीं दूसरा आदमी धीरे से गॉसिप करते हुए कहता है, मानना पड़ेगा, कौन हो सकती है वो लड़की इतनी दमदार कि सर को ही झाड़ दिया, वो भी हम लोगों के सामने। आर्यांश के घर पर इस वक्त सीएम जी थे और साथ ही उन लोगों की मीटिंग चल रही थी इलेक्शन को लेकर। मगर आर्यांश के सामने सीएम की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उन्होंने जब फोन रख दिया और फाइनली जब वो फ्री हो गए तब जाकर के सीएम ने बोलना स्टार्ट किया। मगर आर्यांश का ध्यान तो बस इस बात पर था कि जल्द से जल्द ये मीटिंग खत्म हो, ताकि जैसे ही आशी उनके घर पर पहुंचे ये सारे तामझाम वाले लोग यहाँ से जा चुके हों और वो आशी के साथ थोड़ी बातें कर ले। आखिर पहली बार आशी उनके घर पर आई थी। आइए जानते हैं आखिर क्या होगा आने वाली कहानी में और क्यों कर रहे थे आर्यांश आशी से ये शादी। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए फोर्स्ड मैरिज विथ मिनिस्टर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।